नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को बड़ा झटका, ECO SOC का सदस्य बना भारत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने चीन को एक बार फिर से झटका दे दिया है। चीन को मात देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO SOC की संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इसकी जानकारी दी है। TS तिरुमूर्ति ने कहा है कि प्रतिष्ठित ECO SOC निकाय में भारत ने सीट जीती है। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। ये हमारे सभी प्रयासों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। हम सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत, अफगानिस्तान और चीन ने कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए चुनाव लड़ा था। इसमें भारत और अफगानिस्तान ने 54 सदस्यों के साथ मतदान में जीत हासिल की, जबकि चीन को करारी हार का सामना करना पड़ा। चीन आधे वोट भी नहीं जुटा पाया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें, क्या आपका भी आधार नकली है? इस तरह करे पहचान, बहुत आसान है तरीका। आजकल आधार हम सभी लोगों की जरूरत बन गया है, चाहे घर का काम हो या फिर कोई सरकारी कामकाज, सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कहीं आपको नकली आधार नंबर तो नहीं मिल गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आपको बताते हैं कि कैसे असली और नकली आधार की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको सबसे पहले resident.uidai.gov.in/आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा। दोस्तों जब आधार वेरिफिकेशन पेज ओपन होगा तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, जहां आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करें। डिस्प्ले में दिखाई दे रहा कैप्चा कोड भी एंटर करें। इसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका आधार नंबर सही नहीं है तो एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका आधार नंबर ये है। इसके साथ ही इसके नीचे आपकी उम्र, आपका जेंडर, आपके राज्य का नाम भी दिख जाएगा। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको आधार को लेकर कोई भी शिकायत है तो आप 1947 पर फोन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, जल्द खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की है गाइडलाइन। अगले सोमवार यानी कि 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइन साझा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थाओं को 21 सितंबर से लैब खोलने की इजाजत मिल गई है। गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। यहाँ छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे बैठेंगे, इसलिए कुर्सी मेज की दूरी भी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना होगा। टीचिंग फैकल्टी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि अभी नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है। वैसे उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपसे भी है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि PM मोदी आज बिहार को देंगे 545 करोड़ की सौगात। शहरों के विकास पर आज होगा फोकस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 15 सितंबर को बिहार को 545 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इन योजनाओं में शहरों के विकास से जुड़ी करीबन 8 योजनाएं शामिल हैं। इनमें कुछ का तो वे उद्घाटन करेंगे और कुछ का शिलान्यास। ये जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोमवार को दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पटना में 152 करोड़ रुपए की लागत से बेउर और करमलीचक में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री 323 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि बीते 11 सितंबर से अब तक प्रधानमंत्री ने बिहार को करीबन 1200 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। अगले 4 और कार्यक्रमों में 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि CM केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 48,000 झुग्गी वासियों को देंगे पक्का घर। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल गरीब गुरबों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। उन्होंने गरीब बेघर लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। CM ने कहा कि मैं रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48,000 लोगों को पक्का मकान दूंगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से इस पर दिल्ली में जमकर राजनीति भी हो रही है। वहीं रेलवे ने कुछ दिनों पहले ही बाहरी दिल्ली के इलाकों में कुछ झुग्गियों को हटाया भी था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन ने बयान जारी करके कहा कि झुग्गी वालों को उजाड़ना केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी हुई है। अब जब कांग्रेस ने इन झुग्गी वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है, तो अब आप और भाजपा के नेता झुग्गियों को दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आम आदमी को बड़ी राहत, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, चेक करें अपने शहर का रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती की है। पेट्रोल के भाव में 15 से 17 पैसे की कमी की गई है, वहीं डीजल की कीमतों में 21 से लेकर 24 पैसे तक की कमी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81.55 रूपए और डीजल 72.56 रूपए प्रति लीटर पर आ गया है। सोमवार को पेट्रोल के दाम में 13 से 14 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं डीजल के दामों में भी 14 से 16 पैसे प्रति लीटर की कमी आई थी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार कई बार कटौती की गई, जिससे कि पेट्रोल की कीमतों में 53 पैसे प्रति लीटर की कमी आ गई। रोजाना सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दुगना हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 81.55 रूपए और डीजल 72.56 रूपए है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 88.21 रूपए और डीजल 79.05 रूपए है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 83.06 रूपए और डीजल 76.06 रूपए, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 84.57 रूपए और डीजल 77.91 रूपए है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लुढ़क गए हैं और रुपए में मजबूती लौटी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। अगर क्रूड में 20% की कमी आती है तो पेट्रोल और डीजल में 5% की कमी की जा सकेगी। लिहाजा पेट्रोल और डीजल 2.5 रूपए से लेकर 3 रूपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। दोस्तों आपके शहर में पेट्रोल और डीजल का क्या दाम है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि स्टार्टअप को मिल सकती है बड़ी मदद और इस स्कीम को लाने की है जोरदार तैयारी। अगर आप एक स्टार्टअप हैं और अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप को अब ज्यादा सपोर्ट देने की तैयारी चल रही है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT देश में स्टार्टअप को सपोर्ट देने के लिए 2 स्कीम विशेष तौर पर काम कर रही है। PTI की एक खबर के मुताबिक ये स्कीम लोन गारंटी और शुरुआती पूंजी से जुड़ी हुई है। DPIIT के सचिव गुरु प्रसाद महापात्रा ने इसकी जानकारी दी है। एक खबर के मुताबिक महापात्रा ने कहा कि इन दोनों स्कीम्स के तौर तरीके तय करने के लिए एक अंतर मंत्रालय विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। महापात्रा ने कहा कि हम लोन गारंटी और शुरुआती पूंजी स्कीम पर अभी काम कर रहे हैं। दोनों पर अंतर मंत्रालय विचार विमर्श जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लोन गारंटी स्कीम के लिए एक फंड है जिसे बैंकों को दिया जाएगा। बैंक इसका इस्तेमाल स्टार्टअप को लोन देने के लिए कर सकते हैं। महापात्रा ने कहा कि इससे बैंकों को लोन देने में सुविधा होगी। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि ये लोन के लिए होगा, वेंचर कैपिटल के लिए नहीं। दोस्तों अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है या आप स्टार्टअप खोलने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए फायदे की हो सकती है। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि भारत से एक हफ्ते पहले पाकिस्तान में खुल गए स्कूल, मिल रही है तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत से एक हफ्ते पहले यानी कि 15 सितंबर से ही स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा कोरोना पर नियंत्रण को लेकर भी पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। देखिए किस तरह तैयारी के साथ खुले हैं वहाँ के स्कूल। पाकिस्तान के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के स्कूलों में आज यानी कि 15 सितंबर से कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तैयारी कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि हम लाखों बच्चों के स्कूल में वापस लौटने का स्वागत करेंगे। ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता और सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ाई के लिए सुरक्षित स्कूल जा सके। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए स्कूल संचालन पूरी तरह से कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों के साथ हो। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से जंग में भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के डायरेक्टर टेड्रोस ने खुद भारत के पड़ोसी मुल्क की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। WHO प्रमुख ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। WHO के प्रमुख ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान सरकार की रणनीतियों का समर्थन किया। यहाँ कोविड-19 से निपटने के लिए वर्षों पहले बनाए गए पोलियो उन्मूलन के बुनियादी ढांचे का ही सहारा लिया गया। इसका परिणाम ये हुआ
हुआ कि देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पटना से जल्द चलेंगी 13 ट्रेनें। जिला प्रशासन ने इंडियन रेलवे को भेजी है लिस्ट। देश भर में हो रहे अनलॉक के बीच रेलवे ने कई नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने बयान में इस बारे में जानकारी भी दी है। इंडियन रेलवे के मुताबिक अगर कोई राज्य या फिर कोई जिला प्रशासन उससे ट्रेन चलाने की मांग करता है तो यात्रियों की संख्या के आधार पर वहां से ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने रेलवे से 13 ट्रेन चलाने के लिए मांग की है। इसकी लिस्ट रेलवे विभाग को भेज दी गई है। फिलहाल रेलवे की ओर से इन ट्रेनों को चलाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। देश भर में हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में काम करने वाले श्रमिक अपने अपने घरों को वापस चले गए थे, लेकिन अब जब देश में अनलॉक हो रहा है तो ऐसे में लोग वापस काम पर आने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ट्रेन की संख्या कम होने के कारण लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही है। ट्रेन न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने रेलवे को 13 ट्रेनों की लिस्ट भेजकर राजधानी से गाड़ियां चलाने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां बरकरार रहने की संभावना है। वहीं दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तरी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जबकि केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर बाकी राज्यों में बारिश के आसार नहीं हैं। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोलकाता में फिर से दौड़ेगी मेट्रो, 5 महीने बाद सेवा बहाल। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में 5 महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद मेट्रो रेल सेवाएं सोमवार को फिर से बहाल हुई हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण नियमित सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि रविवार को नेट परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई। कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने बताया, सेवाएं सुबह 8 बजे शुरू हुई और पहले 2 घंटे में लगभग 3000 लोगों ने मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से उद्गम स्टेशनों से आखिरी ट्रेनें शाम 7 बजे चलेंगी और रात 8 बजे तक यात्रा पूरी कर लेंगी। जोशी ने कहा कि सामाजिक दूरी सहित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ब्रिटेन ने कोविड-19 के लिए नया एंटीबॉडी उपचार परीक्षण शुरू किया। क्या जल्द आने वाली है कोरोना वैक्सीन? दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन ने अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 मरीजों के लिए सोमवार को एक नए एंटीबॉडी उपचार का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार समर्थित इस परीक्षण के तहत लगभग 2000 रोगियों को प्रयोगशाला में निर्मित एंटीबॉडी दी जाएगी और देखा जाएगा कि ये उपचार कितना प्रभावी रहता है। मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी जॉर्ज डी यानकुपलस ने कहा कि विश्व को कोविड-19 से लड़ने के लिए तत्काल नई दवाओं की आवश्यकता है और नए उपचार विकल्पों के मूल्यांकन के लिए उचित परीक्षण ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा विकल्प सर्वाधिक प्रभावी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए ब्रिटेन में ट्रायल को बहाल कर दिया गया है। औषधि क्षेत्र के नियामक MHRA द्वारा ट्रायल को महफूज बताए जाने के बाद ये ट्रायल फिर से शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों ट्रायल के दौरान एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद इसे रोक दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ऑनलाइन खरीदारी में डिमांड को देखते हुए अमेजन करेगी 1 लाख लोगों को हायर, 1 घंटे का मिलेगा 1000 रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन और समय पर ऑर्डर को पूरा करने के लिए अब 1 लाख लोगों की हायरिंग करने की योजना बना रही है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि ये नौकरियां पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम होंगी। नई हायरिंग के लोग पैकिंग, ऑर्डर और शिप करना और शॉर्ट ऑर्डर के काम के लिए रखे जाएंगे। अमेजन का शुरुआती वेतन $15 प्रति घंटा होगा। आपको बता दें कि नियुक्ति अमेरिका और कनाडा के लिए होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टिकटॉक बैन होने के बाद अब यूट्यूब ने लॉन्च किया उसका विकल्प शॉर्ट्स। फेसबुक भी लाएगा ऐसा ही एक फीचर लासो। भारत में बेहद ही लोकप्रिय रहे चीनी ऐप टिकटॉक के प्रतिबंधित होने के बाद अब यूट्यूब और फेसबुक भी तेजी से उसका विकल्प लाने जा रहे हैं। फिलहाल यूट्यूब उसके विकल्प के तौर पर शॉर्ट्स नाम का एक ऐप लॉन्च कर रहा है। वहीं फिलहाल फेसबुक लासो के नाम से ऐसे ही एक विकल्प की टेस्टिंग चुपचाप ब्राजील में कर रहा है। यूट्यूब के नए ऐप शॉर्ट्स के जरिए लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर टिकटॉक की तरह ही अपलोड कर सकते हैं। इनमें यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक में जिस तरह का ऑडियो और संगीत के चुनाव का विकल्प होता है, उसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसके ऑडियो और संगीत को लेकर कोई भी कॉपीराइट का मामला नहीं आएगा, क्योंकि इस लिस्ट में लाइसेंस वाले गीत संगीत ही होंगे। इस खबर की पुष्टि ट्विटर पर आधिकारिक तौर पर दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चिराग पासवान बोले बिहार सरकार से लोग नाखुश, चुनाव पर पड़ सकता है असर। दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने कहा कि बिहार सरकार की कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। पत्र में उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति और सरकार के काम करने के तरीकों का जिक्र किया है। हालांकि ये पत्र अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। पत्र में चिराग ने एलजेपी संसदीय बोर्ड बैठक के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी के साथ ही बिहार में नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। मालूम हो कि एलजेपी की राज्य में एनडीए सहयोगी के साथ समीकरण अच्छे नहीं हैं। बिहार चुनाव को लेकर फैसला लेने के लिए पार्टी पहले ही चिराग को अधिकृत कर चुकी है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम आपसे मिलेंगे अगले मुख्य समाचारों में।